जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि आरएनएस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे मालूम करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट टेस्ट यू आर गोइंग टू टेस्ट, कि कौन से जायके आप अब चखने जा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन क्या होती है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, कायरल सेंटर क्या होता है, एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, एक कायरल कार्बन क्या होती है, एक कायरल सेंटर क्या होता है और सिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। अब फिर हम इसके बाद सीखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या आता है और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है और हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम देखेंगे प्लेन ऑफ एसिमेट्री कैसे होता है। फिर हम चेक करेंगे कि ए चायरल कंपाउंड क्या होते हैं, चायरल कंपाउंड क्या होते हैं, सिमेट्री कंपाउंड कौन से हैं, एसिमेट्री कंपाउंड कौन से हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो मीज़ोमर कंपाउंड होगा, इनैंशियोमर कंपाउंड होगा, डायस्टीरोमर होगा और एपीमर्स होगा कि ये क्या होते हैं और कैसे इन्हें फाइंड आउट करते हैं। एक कायरल कार्बन क्या होती है, वो सेंट्रल एटम जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, लेकिन उसके साथ जो एटम या ग्रुप जो डायरेक्टली अटैच हैं, अगर वो दो सेम है या तीन सेम है या चारों सेम हो जाएं तो वो एक कायरल कार्बन होती है। और ये पॉइंट याद करने वाला है कि अगर जो आपकी सेंटर कार्बन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी अगर वो उसके साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है तो वो कभी भी कायरल कार्बन नहीं हो सकती। अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन है यानी उसने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं तो फिर भी वो कायरल कार्बन नहीं हो सकती। और कन्फिग्रेशन मालूम करने का बहुत ही आसान तरीका है, आसान ही मेथड और टेक्निक्स है और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। उसे मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि अगर वो आपको मैं बाद में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट कैटेगरी ये है कि जब हमारी फोर्थ जो कार्बन है वो इन टू द प्लेन है, यानी वो डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट की हुई है, तो फिर हम कायरल कार्बन कन्फिग्रेशन कैसे मालूम करते हैं। इस तरह आपने उसे नंबर देना है और याद ये रखना है कि नंबर उसे देना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर, कि जिसका अटोमिक नंबर ज़्यादा होगा ग्रुप या एटम का उसे आपने नंबर 1 देना है। इस तरह आप बाकियों को भी एक ख़ास नंबर देंगे। इसका जो सेकंड स्टेप है कि जो हमने नंबरिंग देने के बाद हमारी फोर्थ जो एटम या ग्रुप है वो इनटू द प्लेन होना चाहिए, यानी वो हमेशा डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो फिर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर सकते हो। तो तीसरा स्टेप ये है कि जो नंबरिंग देने के बाद फोर्थ नंबर एटम या ग्रुप है उसे आपने भूल जाना है। उसे भूल जाओ कि वो कायनात में भी कभी आया था कि नहीं आया था। जो फोर्थ स्टेप ये है कि आपने उस कार्बन कार्बन के अराउंड एक सर्कल ड्रा करना है। और सर्कल ड्रा करने की भी एक टेक्निक्स है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में उसे ड्रा करना है, यानी फर्स्ट कार्बन से शुरू होना है और आपने थर्ड कार्बन पे जाना है। तो इस तरह एक सर्कल की डायरेक्शन होगी, एक रोटेशन होगी, इस हिसाब से आपने उसे ड्रा करना है। ये सर्कल क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि जो सर्कल ड्रा करना है वो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी एक से शुरू करना है और थर्ड पॉइंट पे जाना है। तो अब इस सर्कल के हिसाब से आप उसकी एस और आर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको अब नंबर असाइन करना है कि वो एस है या आर है। इसके लिए आप देखें कि अगर घड़ी की सुई की तरह रोटेशन जो आपने रोटेशन ड्रा की है, अगर वो घड़ी की सुई की तरह मूव कर रही है तो वो आर कॉन्फ़िगरेशन है। अगर वो रोटेशन क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो एस कॉन्फ़िगरेशन है। बेसिकली हमें इसका फ़ायदा क्या होता है कि एस कॉन्फ़िगरेशन हमने फाइंड आउट कर ली है, हमने आर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर ली है, इसका हमें क्या टेक्निक से हमें इसका क्या फ़ायदा होता है। तो बेसिकली आप इसे ये देख सकते हो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि वो लाइट को रोटेट करता है या नहीं करता। फिर आप ये देख सकते हो कि वो लाइट को लेफ़्ट साइड पे रोटेट करता है या लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है। इस तरह से आप एस एंड आर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो इस मेथड में सिर्फ सिंपल सिंपल ग्रुप और एटम कायरल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच थे, लेकिन अगर उसके साथ कॉम्प्लिकेटेड
या बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं कायरल कार्बन के साथ, तो फिर उसका एस एंड आर कन्फिग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली आपको उसे नंबर देना भी मुश्किल हो जाएगा कि प्रायोरिटी के हिसाब से हम नंबर किसे दें, क्योंकि वहाँ पे 2 कार्बन आ सकती हैं, वहाँ पे 2 ऑक्सीजन आइटम आ सकती हैं, वहाँ पे 2 हेलोजन आइटम्स आ सकती हैं। कन्फिग्रेशन मालूम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन क्या है और इसकी कंडीशंस क्या हैं। कायरल कार्बन की 2 कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन वो यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 4 एटम अटैच होती हैं टू सेंट्रल एटम। सेकंड कंडीशन ये है कि उसके साथ 4 डिफरेंट एटम अटैच होनी चाहिए। यानी आपकी जो सेंट्रल कार्बन एटम है, अगर उसके साथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच हैं और वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है, तो वो कायरल कार्बन होती है। और इसी कायरल कार्बन को हम कायरल सेंटर भी कहते हैं और इसे एसिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, यानी सेंट्रल कार्बन के 3 नाम हैं, चायरल कार्बन, चायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। कायरल कार्बन कन्फिग्रेशन मालूम करना बहुत ही आसान और इजी है, इंशाल्लाह आप समझ जाओगे। इसका एक मेथड है कैन इंगोल्ड प्रीलॉग मेथड। बेसिकली ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने अपने नाम पे इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कि रैंक नंबर, यानी आपने नंबर असाइन करना है जो सेंट्रल एटम के साथ एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन्हें आपने ख़ास नंबर देना है। सेकंड ये है कि जो फोर्थ नंबर एटम है वो इन टू द प्लेन होनी चाहिए, यानी वो डैश मोड से रिप्रेजेंट की हुई होनी चाहिए। तीसरा स्टेप ये है कि जो फोर्थ नंबर कार्बन है, फोर्थ नंबर एटम या ग्रुप है, उसे आपने भूल जाना है। फोर्थ स्टेप ये है कि आपने सर्कल ड्रा करना है एक ख़ास ऑर्डर में और वो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। फाइव स्टेप ये है कि आपने उसे असाइन करना है कि वो एस कन्फिग्रेशन है या आर कन्फिग्रेशन है। ये हमारा क्वेश्चन है कि इन 2 कंपाउंड की हम कायरल कार्बन कन्फिग्रेशन कैसे मालूम करते हैं। इसलिए इस काम के लिए हमने प्री लॉग कैन होल्ड इस मेथड को यूज़ करते हैं और इसकी कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो रैंक नंबर है। रैंक नंबर यानी आपने जो कायरल कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली एटम या जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको आपने नंबर देना है। और नंबर देने का भी एक ख़ास तरतीब है, आप कह लो टेक्निक्स हैं कि बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से इसे नंबर असाइन करते हैं कि फ़र्स्ट नंबर हम किस ग्रुप को या किस एटम को दें। उसके लिए बहुत से लोग बहुत से मेथड को यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये रॉन्ग भी यूज़ करते हैं। वो बेसिकली ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हैं कि अगर वो ऑक्सीजन है तो उसे फ़र्स्ट नंबर देना है। ये मेथड गलत है, ऐसा नहीं करना। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो रिएक्टिविटी की बुनियाद पे उसे नंबर देते हैं, फ़र्स्ट नंबर उसे देते हैं जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये भी गलत मेथड है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो साइज़ के हिसाब से उसे नंबर देते हैं कि जिसका साइज़ बड़ा होगा उसे नंबर 1 देना है। ये भी मेथड गलत है। लेकिन आपने नंबर जो देना है वो अटामिक नंबर के हिसाब से देना है कि जिस कार्बन एटम जिस ग्रुप या एटम का अटामिक नंबर ज़्यादा होगा उसे आपने फर्स्ट नंबर देना है, जिसका उससे कम होगा अटामिक नंबर उसे आपने सेकंड नंबर देना है। और जिसका इस तरह आपने एक रेगुलर तरीके से उसे नंबरिंग देनी है इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग अटामिक नंबर। इसमें देखें मैंने इसे रैंक नंबर दिया है कि ऑक्सीजन का अटामिक नंबर ज़्यादा है, मैंने ऑक्सीजन को नंबर 1 दिया। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कम है और कार्बन का भी एटॉमिक नंबर कम है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसलिए मैंने दूसरा नंबर कार्बन को दिया और तीसरा नंबर बोरॉन को दिया और चौथा नंबर है वो हाइड्रोजन को देना है। इस तरह हमने उसे एक ख़ास नंबर असाइन किया, यानी हमने उसे रैंक नंबर दे दिया। इसमें तो ऑलरेडी हमारा जो एटम या ग्रुप जो फोर्थ नंबर पे है वो इनटू द प्लेन है, मतलब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देखो इस तरह मैंने ये जो फोर्थ नंबरिंग एटम थी मैंने उसे वैनिश कर दिया, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वैनिश करने के बाद ये कुछ इस तरह के नज़र आएंगे जो नीचे बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से एक सर्कल ड्रा किया है जो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होता है और थर्ड नंबर पे जाता है।
इसकी एक ख़ास रोटेशन है। और जो राइट साइड पे है उसे भी मैंने एक सर्कल में ड्रा किया है। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने रोटेशन के हिसाब से उन्हें कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया है। एक को मैंने, जो मेरी लेफ़्ट साइड पे है उसे मैंने आर का नाम दिया है, जो मेरी एस साइड पे कंपाउंड है उसे मैंने एस का नाम दिया है। तो आपको बेसिकली बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये रोटेशन करते करते इंसान ये भी भूल जाता है कि घड़ी की सुई किस तरह मूव करती है। आप फोकस, ज़रा स्ट्रिक्ट फोकस रखें और इसे देखें कि अगर रोटेशन घड़ी की सुई की तरह घूम रही है तो वो आर कॉन्फ़िगरेशन है। अगर घड़ी की सुई जिस तरह घूमती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेशन घूम रही है तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट ये सवाल पैदा होता है कि जब हम उसे रैंक नंबर देते हैं, जो ग्रुप या एटम डायरेक्टली कायरल कार्बन से अटैच होते हैं उन्हें हमने रैंक नंबर देना है। तो यहाँ आप देखें कि कार्बन एटम, दो कार्बन एटम हैं जो डायरेक्टली कायरल कार्बन से अटैच हैं, तो यहाँ हमने फर्स्ट नंबर किसे देना है। इस कंपाउंड को मैंने ओपन करके लिखा है स्ट्रक्चर फॉर्म में। आप देखें जो सेंटर कायरल एटम है, कायरल कार्बन है, वो एक तो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है और दो फर्दर कार्बन एटम के साथ अटैच है। अगर आप प्रायोरिटी देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन को मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया। अब देखें इसमें एक हाइड्रोजन भी आ रही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो मैंने इसे फोर्थ नंबर दे दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें दो कार्बन रह गई हैं कि उसे हमने सेकंड नंबर किसे देना है और थर्ड नंबर किसे देना है। अब यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि जो सेकंड नंबर देना है हमने वो ए वाली कार्बन को देना है या बी वाली कार्बन को देना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि वो कार्बन फर्दर किन किन ग्रुप या किन किन एटम के साथ जुड़ी हुई हैं। ए कार्बन को देखें तो वो दो तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप बी को देखें तो वो कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली और एक फर्दर कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। यहाँ पे ए वाली कार्बन है, इसकी दो हाइड्रोजन, और बी कार्बन है उसकी दो हाइड्रोजन, वो दोनों कैंसल आउट हो गई। यहाँ पे ए वाली कार्बन के साथ अब एक हाइड्रोजन बची और बी वाली कार्बन के साथ एक फर्दर अटैच कार्बन बची। अब आप ए और बी में डिफरेंस चेक करो आफ्टर रिमूविंग द टू हाइड्रोजन, कि एक ए वाली कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है और जो बी वाली कार्बन है वो कार्बन के साथ अटैच है। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जो बी वाली एटम है या बी वाली कार्बन है उसे हमने नंबर 2 देना है और जो ए वाली कार्बन है उसे हमने नंबर 3 देना है। देखिए यहाँ मैंने उसे ना नंबर दिया है, ऑक्सीजन को 1 दिया है और हाइड्रोजन को फोर्थ नंबर दिया है। जो बी पे कार्बन थी मैंने उसे 2 नंबर दिया है, जो ए पे कार्बन थी मैंने उसे 3 नंबर दिया है। ये अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फिर फर्दर आगे प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने उन्हें चेक किया है। पहली कैटेगरी तो हमने कर ली कि जिसमें फोर्थ नंबरिंग एटम है वो इनटू द प्लेन है। लेकिन अब ये एग्जांपल ये देखें, इसमें जो फोर्थ नंबर एटम है वो आउट ऑफ द प्लेन है। तो इस तरह की कंडीशन में हम कायरल कार्बन कन्फिग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जो मेथड है वो रोटेशन मेथड है कि हम उस कंपाउंड की रोटेशन करते हैं। और रोटेशन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप है कि मैंने उसे रैंक नंबर दिया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन को मैंने फर्स्ट नंबर दिया। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आता है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन से कम है तो मैंने ऑक्सीजन एटम को रैंक नंबर 2 दिया। फिर कार्बन है, कार्बन का मैंने नंबर 3 दिया। फिर हाइड्रोजन है जिसका लीस्ट एटॉमिक नंबर है, मैंने उसे नंबर 4 दिया। अब हमने नंबरिंग कर ली है। हमें तो चाहिए था कि नंबरिंग करने के बाद फोर्थ जो नंबर एटम है उसे भूल जाएं और वहाँ पे एक सर्कल ड्रा करें। सर्कल ड्रा करने के बाद देखें अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आर है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसकी एस कन्फिग्रेशन है। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी फोर्थ एटम है वो आउट ऑफ द प्लेन है। हमें तो ये फोर्थ एटम इन टू द प्लेन चाहिए। तो हम इस फोर्थ एटम को कैसे इन टू द प्लेन करेंगे,
वो हम इस कंपाउंड की रोटेशन करेंगे तो फिर ये हमारा जो फोर्थ एटम है ये इनटू द प्लेन चला जाएगा। नंबर 2 पे जो एटम है उसे मैंने फिक्स रखा। फिक्स रखने के बाद मैंने बाकी की रोटेशन की। रोटेशन में कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करूँगा तो जो फोर्थ पे एटम है वो थर्ड पोजीशन पे चली जाएगी जो इनटू द प्लेन है। और जो पहले से थर्ड पोजीशन पे कार्बन एटम थी वो रोटेट करके वन पोजीशन पे चली जाएगी। यानी जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑन द पेज हो जाएगा। और जो फर्स्ट पे हमारी क्लोरीन है वो रोटेशन करके फोर्थ नंबर पे आ जाएगी जो आउट ऑफ द प्लेन है। फोर्थ एटम इनटू द प्लेन चली गई है। मैंने वहाँ पे सर्कल ड्रा किया और सर्कल की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसकी जो कायरल कार्बन कन्फिग्रेशन होगी वो आर होगी। यहाँ पे देखें जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड था जिसकी हमने एस एंड आर कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी थी वो कंपाउंड देखें। और जिसकी मैंने नीचे फाइंड आउट कर ली है आर कन्फिग्रेशन वो कंपाउंड देखें तो वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं। मतलब आपने रोटेशन करके उस कंपाउंड को वैसे ही नहीं छोड़ देना। मैंने जस्ट आपको ये मैंने इसलिए ये रोटेशन करवाई है ताकि आपको एस एंड आर कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करना आ जाए। आपने उस कंपाउंड को ऐसे ही नहीं छोड़ देना। आपने जस्ट उस कंपाउंड को जिसकी फाइंड आउट करनी है उसे वहीं पे फोकस करके वहीं पे उसकी आपने कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी है।